हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच व्यावसायिक संप्रेषण का तीसरा चैप्टर जो कि व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार। इसमें बच्चों आज हम लोग मौखिक और गैर मौखिक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। बच्चों, व्यावसायिक संचार के प्रकार को अगर हम देखें तो यह दो प्रकार का होता है, मौखिक और गैर मौखिक। मौखिक और गैर मौखिक का मतलब यहाँ पे है कि एक तो हम बोल के करते हैं, दूसरा हम बिना बोले करते हैं। दोनों में बच्चों एक जो कॉमन होता है भाषा का। मौखिक और गैर मौखिक संचार को दो क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं, एक तो मौखिक और दूसरा गैर मौखिक। वाक संचार यानी शब्दों के माध्यम से संचार, व्यक्तिगत संपर्क और दो तरफा जानकारी प्रदान करता है। ये जो मौखिक संचार है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, वाक संचार करते हैं, बोल करके संचार करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह दो तरफा मतलब दोनों तरफ से होती है। एक जो है बोलेगा, दूसरा सुनेगा, या दूसरा बोलेगा, पहला सुनेगा। हमारा अधिकांशतः संचार जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, चाहे वो हम कहीं वर्किंग प्लेस पे हों या काम से बाहर हों, हर जगह हम भाषाई रूप से ही इसको प्रयोग करते हैं। भाषाई संचार को दो क्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं, भाषा का हम बोलने में और दूसरा लिखने में। बच्चों, व्यावसायिक संप्रेषण के आधारभूत अगर हम प्रकार देखें, कुछ बेसिक फॉर्म्स और टाइप्स देखें कम्युनिकेशन के, तो इसमें पहला आता है अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करके या अभिव्यक्ति के आधार पे हम दो तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। एक तो भाषिक संप्रेषण होता है जिसको हम वर्बल कह रहे हैं, और दूसरा भाषेतर संप्रेषण होता है जिसको नॉन वर्बल कह रहे हैं। बच्चों, अब हम भाषिक संप्रेषण या वर्बल कम्युनिकेशन को अगर देखें, अभी फिलहाल हम भाषिक संप्रेषण या वर्बल को ही की बात करेंगे। तो भाषिक संप्रेषण के अंतर्गत किसी भी भाषा के माध्यम से होने वाले संप्रेषण को भाषिक संप्रेषण या वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। भाषा से अभिप्राय बच्चों ये होता है कि हम अपनी कही हुई बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों द्वारा कही गई बात हम खुद समझ सकें, इसको हम भाषा कह सकते हैं। भाषा के उस आधारभूत रूप से हम वक्ता के भाव या उसके विचारों को समझ सकते हैं या उस तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन को ही इसके थोड़ा सा स्वरूप को देखें बच्चों, तो ये दो तरह का हो सकता है जिसमें हम भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक तो मौखिक हो सकता है, दूसरा लिखित हो सकता है। अब बच्चों हम दूसरे भाषेतर संप्रेषण की बात करें अगर नॉन वर्बल की, तो भाषेतर संप्रेषण में उन सारी मुद्राओं को, संकेतों को, अगर कोई कूट भाषा का प्रयोग हो रहा कोडिंग करके, या कोई चेष्टा, व्यक्ति का चेष्टा हो, कुछ व्यवहार के द्वारा वो कर सकता है, कुछ दृश्य संकेतों के द्वारा, ध्वनि संकेतों के द्वारा, सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका भाषा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, यद्यपि इनका अपना अलग महत्व होता है। ठीक है, अगर हम अशाब्दिक या भाषेतर कम्युनिकेशन को के स्वरूप को देखें तो बच्चों इसमें शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हम शरीर के हाव भाव से लोगों को जो प्रभावित करते हैं, समीप्य भाषा बच्चों, प्रॉक्सिमिक्स भाषा इसको हम कहते हैं, भाषा प्रतिरूप या पैरा लैंग्वेज, संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज, जिसमें आप देखते होंगे कि कहीं अगर आपको मना करना हो कि नो स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोक नहीं करना, तो हम एक
सिगरेट या कोई जलती हुई चीज़ दिखाएंगे और उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये भी हमारा संकेत के द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा कहलाता है। अब बच्चों हम प्रवाह के आधार पे जो है वो कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो का मतलब इसमें कौन कौन से क्रम में हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे एक है आपका ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल या लंबवत भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा है आरेखी डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। और तीसरा है बच्चों क्षैतिज संप्रेषण, जो कि क्षैतिज रूप से लेटी हुई लाइन को हम क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज या लेटरल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। तो तीनों को अगर हम देखने का प्रयास करें तो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों, उसमें मान लीजिए किसी संस्था में प्रबंधन और उसके कर्मचारियों के बीच कोई वार्ता होती है या कम्युनिकेशन होता है, तो इसको हम इसमें रख सकते हैं। इसकी जो प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसमें ऊपर से नीचे जब कोई बात होती है, मतलब मैनेजर्स अपने छोटे कर्मचारियों अधीनस्थों से जब बात करता है, तो इसको हम अवरोही कम्युनिकेशन कहेंगे। और जब यही नीचे से ऊपर की ओर कोई, मतलब कर्मचारी अगर कोई बात ऊपर की ओर पहुंचाना चाहता है, तो इसे आरोही संप्रेषण कहा जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे आरेखी या डायगोनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन की। ये 2 नंबर पे है बच्चों। ये क्या होता है, आरेखी या कर्णीय संप्रेषण जो होता है, इस संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषक जो मैसेज भेजने वाला होता है कि क्षैतिज प्रवाह के अतिरिक्त संगठन के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के साथ बातचीत हो सकती है। जैसे बच्चों मान लीजिए कि कोई ए है जो कि मैनेजर है और उसको बात करना था बी से। उसका कर्मचारी एक सी है, एक डी है। तो चाहे तो बी से भी बात करता है, चाहे तो सी से भी बात कर सकता है, चाहे तो डी से भी बात कर सकता है। ये जो कहीं भी कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, वैसे देखने में आता है कि हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब एक क्रम में ऐसे बात हो। लेकिन नहीं, कोई कर्मचारी अगर यहाँ है, हो सकता है ई कर्मचारी हो या यहाँ पे एफ कर्मचारी हो, तो कभी भी किसी से भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट कर सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, आरेखी या क्रॉस कम्युनिकेशन। बच्चों तीसरा जो कम्युनिकेशन है प्रवाह वाले में, वो है क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज संप्रेषण का मतलब होता है कि मान लीजिए ए और बी दो या तीन कर्मचारी हैं। ए मान लीजिए मैनेजर है, एक बी मैनेजर है, एक सी मैनेजर है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये लोग प्रबंधक हों। ठीक, एक हो सकता है कि मार्केटिंग का हो, दूसरा हो सकता है फाइनेंस का हो, ये फाइनेंस का हो, और तीसरा हो सकता है कि प्रोडक्शन का हो। तो ये तीनों मैनेजर आपस में बात कर सकते हैं, मतलब ये तीनों मैनेजर हैं, ये और कुछ नहीं है। दूसरा चीज़ हो सकता है सेल्समैन हो। ठीक है, सेल्समैन आपस में अगर बात करें, मान लीजिए ए सेल्समैन है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो आपस में ये लोग बात करते हो, तो इसे हम क्षैतिज कम्युनिकेशन कहेंगे। हो सकता है इनसे बात करता, हो सकता है इनसे बात कर सकता है, या हो सकता है कि सी ए से बात कर सकता हो या ए सी से बात। तो इनका आप देखेंगे कि एक ही जैसे लोगों से वार्तालाप चल रही है। जब मैनेजर मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, सेल्समैन और सेल्समैन आपस में, कर्मचारी कर्मचारी आपस में, जब इस तरह की कोई वार्ता हो तो उसे हम क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं बच्चों। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट है तीसरा, जो कि संगठन के संबंधों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। इसमें बच्चों 2 तरह का कम्युनिकेशन देखते हैं।
पहला है बच्चों इसमें औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक को सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। बच्चों, जो नियम कानून से या किसी संगठन में, सरकारी हो गैर सरकारी हो, अगर वहाँ पे कोई कर्मचारी आपस में बात करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन होता है किसी के बीच में, मतलब व्यवस्थित संस्था में अगर कोई बातचीत होती है तो उसे हम औपचारिक कहेंगे। और अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब होता है कि जो कोई संस्था से, सरकारी सिस्टम से कोई मतलब ना हो, कोई नियम कानून ना हो। जैसे राह चलते आपने किसी से बात कर लिया, अपने मित्र से बात कर लिया, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लिया जो आपके संस्था में कर्मचारी ना हो, तो वो अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको बच्चों और अगर हम सरल शब्दों में समझें तो यह संप्रेषण सामान्यतः एक संगठन में कार्यरत प्रबंधकों या उस संगठन के समान बराबर वाले जो भी अधिकारी हों उनके मध्य कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम औपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं एक प्रॉपर वे में होती हैं, एक नियम के अंतर्गत होती हैं, एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि मान लीजिए मैनेजर ए है, मैनेजर को अगर हम ए कहें और दूसरे मैनेजर को बी कहें, ये हम औपचारिक की भी बात कर रहे हैं बच्चों। ए है एक मैनेजर और एक बी है, ये दोनों के बारे में हम बात करते हैं कि ये प्रबंधक ने जो संगठन का उच्च अधिकारी है, तत्कालिक अधीनस्थ, ठीक है, इसको हम इसका कर्मचारी कहें, प्रबंधक नहीं कर्मचारी। ये प्रबंधक है, बी क्या है, कर्मचारी है। बच्चों, अगर इनके बीच कोई वार्तालाप होती है तो किस तरह का होगा? प्रबंधक हमेशा क्या करेगा, अपने नीचे के कर्मचारी को ऑर्डर देगा, ठीक है, और कर्मचारी हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, ठीक। कर्मचारी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अपने बॉस से, मैनेजर से। और प्रबंधक का नेचर कैसा होगा, वो ऑर्डर देने वाला होगा। अब दूसरा जो बच्चों कम्युनिकेशन का सिस्टम है संगठन में, वो है अनौपचारिक। अनौपचारिक संप्रेषण को अगर हम समझें कि मनुष्य संप्रेषण के लिए सदैव अनौपचारिक संप्रेषण का प्रयोग नहीं करता है। अनौपचारिक संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण के साथ साथ होता है, ठीक है। दोनों, ये नहीं है कि हम औपचारिक करने लगे तो अनौपचारिक नहीं कर रहे हैं, अनौपचारिक कर रहे हैं तो औपचारिक नहीं कर रहे हैं, दोनों साथ साथ भी हो सकता है। इसका हम इसको एक अगर हम उदाहरण से देखें तो हमने अभी बताया आपको कि औपचारिक संगठन में तो नियम कानून से हम बात करते हैं, लेकिन अनौपचारिक में क्या करते हैं, जैसे मित्रों से हम कोई चर्चा करें। जब व्यक्ति अपने दफ्तर में कार्य पर आता है तो अपने मित्रों से कुछ औपचारिक वार्तालाप करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में काम करते हो तो आप अपने मित्र जो भी वहाँ कर्मचारी हैं उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे पूछेंगे भाई आप किस काउंटर को देख रहे हैं, कैश का देख रहे हैं या जमाओं का देख रहे हैं या पेमेंट का देख रहे हैं। तो इस तरह की बातें होंगी वहाँ हाल चाल के बाद। तो जो इस तरह की बातें होंगी कि आप कौन सा काम आज करने जा रहे हैं, ये तो औपचारिक में आ गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया। लेकिन इसी वार्तालाप के दौरान अगर वो अपने घर की बात करने लगे, परिवार की बात करने लगे, कोई ऐसी समस्या की बात करे जो देश में बहुत विराट रूप से, विकराल रूप से चल रहा हो, या कोई खेल की ही बात करने लगे कि कितना भारत जो है गोल्ड मेडल ले आया, कांस्य मेडल ले आया, सिल्वर ले आया, इस तरह की बातें करने लगे, कोई फिल्म की बातें करने लगे, कोई अपने संगठन की तारीफ करने लगे, तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो फॉर्मल या औपचारिक संगठन में अनौपचारिक बातें कहलाती हैं। तो दोनों साथ साथ आप देख रहे हैं कि चल रही हैं। यहाँ जो बात करने का तरीका है वो दोनों साथ साथ चल रहा है, लेकिन जब हम काम की बात करते हैं संगठन में
तो वो हमारा औपचारिक कहलाता है। जब हम पर्सनल बात करने लगते हैं हालचाल टाइप का, तो वो हमारा अनौपचारिक कहलाता है। इस अनौपचारिक संप्रेषण को अफवाह में ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, या कोई ऐसी बात को फैलाने में जो कर्मचारी चाहता है, जो मैनेजर चाहता है कि हमारा मैसेज जल्दी से जल्दी मिले, तो अनौपचारिक रूप से लोगों को बताएगा, फिर वो आपस में बातचीत करके उसको तेजी से एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन की। ये दोनों जो हैं वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक वाले की। मौखिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ये किन किन बातों पे निर्भर करेगा। बच्चों, जो मौखिक संप्रेषण है वो उसमें जो बातें होती हैं वो होती हैं जो समझने की बातें होती हैं, जिसको ध्यान रखा जाता है। या हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण कब बड़ा प्रभावी होगा, कब बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ बातें हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे, तो आप इसको जूम कर लीजिएगा अपने सिस्टम मोबाइल में। पहला है बच्चों उचित व स्पष्ट उच्चारण। आप अगर कोई बात बोल रहे हैं तो बड़ा साफ साफ और उच्चारण उसका सही होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन है। दूसरा है बच्चों की शब्द जो है वो उसमें ना फोर्स हो, एक पावर हो, शब्द में समृद्धि हो। ये नहीं कि आप बहुत हल्के से बोल गए, कोई बात जाना है, हाँ जाना है, तो जाना है बड़ी बात है, तो उसको बड़े ढंग से आप पेश करिए। संक्षिप्तता, बच्चों कोई भी मैसेज हो ना उसको थोड़ा सा शार्ट करके बोलने का कोशिश, क्योंकि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो बहुत बड़े कहानी में दब जाएगा। तो कहा जाता है कि मैसेज को जल्दी से जल्दी छोटे मैसेज के रूप में हम सामने वाले के सामने रखें। नेक्स्ट है बच्चों उचित लहजा, एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं वो आप सीरियस बात कर रहे हैं तो सीरियस लगना चाहिए। हंसी की बात है, मजाक की बात है तो हंसी का बात होना चाहिए। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि बात करने के दौरान अगला बुरा मान जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, फिर हम कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वो सीरियस ले लिया। तो वो सीरियस न लें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो सबसे पहले हमको उस पे काम करना होगा कि हम किस तरह से बात करें कि अगले को बुरा न लगे और मेरा मैसेज चला जाए। नेक्स्ट है बच्चों ध्वनि का समुचित उतार चढ़ाव, पावर फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड। जब हम किसी से कोई बात करते हैं बच्चों तो हम ध्यान देते हैं कि जहाँ हमको धीमे बात करना है धीमा करें, जहाँ हमको लाउड करना है लाउड करें। एक ही टोन में हम बात ना करें, जैसे शब्दों का महत्व हो ऐसा हम वहाँ पे यूज करें। 6 नंबर पे बच्चों उचित भाषा शैली, प्रॉपर लैंग्वेज स्टाइल। अब आप देखिए, अब आप जाके हिंदी भाषी क्षेत्र में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करने लगे। ठीक है, सारे लोग आपके हिंदी वाले हैं और आप यूज कौन सा कर रहे हैं, इंग्लिश का। तो उसको हो सकता है जैसे 10% आपने यूज किया तो ये 10% वॉश आउट हो जाएगा, उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, अगर हिंदी वाला है तो आप उसको हिंदी में प्रॉपर बात करिए, इंग्लिश वाला है इंग्लिश में बात करिए। ठीक है, जैसा भी वहाँ पे आप समझ में आता है कि हमें कौन सी भाषा का यूज करना है वो। अब एक सफल प्रभावी मौखिक संप्रेषण में 7C का जो है वो सामंजस्य है बच्चों। जैसे एक तो सरल होना चाहिए, दूसरा क्लियर, स्पष्ट, कंप्लीट, संक्षिप्त होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और विशिष्टतापूर्ण होना चाहिए। ये 7C जो है हम देख रहे हैं, जो ये सातों का अपना महत्व है कम्युनिकेशन में। मौखिक संप्रेषण का ये हिस्सा है बच्चों, तो इसे हमें सावधानी पूर्वक इन पॉइंट्स को कम्युनिकेशन के दौरान अपनाना चाहिए। अब बच्चों हम बात करेंगे मौखिक संप्रेषण के ढंग। व्हाट इज द मेथड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अभी हम ओरल पे ही चल रहे हैं। पहला है पारस्परिक वार्तालाप
और दूसरा है यंत्र चालित उपकरण, मैकेनिकल डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे पारस्परिक वार्तालाप का क्या मतलब है। बच्चों, पारस्परिक वार्तालाप मौखिक संप्रेषण का एक सबसे सरल एवं सुविधाजनक ढंग से बात करने की, कम्युनिकेशन करने की वो ढंग है, तरीका है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष क्या करते हैं, जो भी ए और बी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो ये आमने सामने, फेस टू फेस इनकी बातें होती हैं। ठीक है, आमने सामने बैठ के बात होती है। ये इनसे बात करेगा और बी इनसे बात करेगा। तो ये जो वार्तालाप है, पारस्परिक वार्तालाप का अंग है बच्चों, क्योंकि इसमें हम वाद विवाद विचार आमने सामने बैठ करके, एक दूसरे के समक्ष बैठ करके बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसमें कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें मुख्य रूप से आएंगे बच्चों? इसमें पहला है व्यक्तिगत वार्तालाप हो सकता है वहाँ पे। दूसरा हो सकता है ग्रुप की बात हो सकती है, मतलब एक तो अपने से ए और बी बात कर रहे हैं, दूसरा ए बी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ढेर सारे और लोग भी हैं, ए बी सी डी, ढेर सारे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे का बात कर रहे हैं। अब ए बी से नहीं कर रहा है, ए सबसे कर रहा है। ए का जो ऑडियंस है वो सभी लोग हैं। ठीक है, वैसे बी जब बोलेगा तो सारे लोग सुनेंगे, फिर सी बोलेगा सारे लोग सुनेंगे। ठीक, कोई एक व्यक्ति सुनने वाला नहीं होगा, सभी सुनेंगे चाहे जो बोले। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहला तो हमारा व्यक्तिगत हो गया, दूसरा ग्रुप का हो गया। ठीक है, तीसरा है बच्चों विभागीय सभा, डिपार्टमेंटल मीटिंग जो होती हैं, उसमें भी हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। पारस्परिक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, मैनेजर अपने कर्मचारियों को समझाएगा और कर्मचारी उनको ध्यान से सुनते हैं। दूसरा बच्चों अंतर विभाग, जिसमें ढेर सारे विभाग के लोग आपस में बैठ के बात करते हों। ठीक है, मान लीजिए जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में कितने विभाग हो सकते हैं? मार्केटिंग विभाग होगा, ठीक है, फाइनेंस होगा, एचआर होगा। तो सारे विभाग के लोग एक साथ बैठ जाएं और या उनके विभाग के हेड बैठ जाएं, वो आपस में बात करें, तो हमारा विभागीय इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हो सकता है। साक्षात्कार भी एक किसी तरह का फेस टू फेस है। इंटरव्यू में क्या होता है बच्चों की, एक आदमी बैठ के उत्तर देगा और 3-4 लोग उससे पूछेंगे। ठीक है, ये भी एक वार्तालाप का ही स्वरूप है। प्रशिक्षण बच्चों, इसमें प्रशिक्षण एक आदमी को भी दिया जा सकता है और पूरी हॉल में मौजूद पब्लिक को भी दी जा सकती है। प्रशिक्षण का मतलब कोई चीज़ सिखाना, उनको बताना। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे फेमस उदाहरण है, वो है भाषण। जब आप कहीं बड़े संख्या के समूह को जब आप संबोधित करते हैं बच्चों, तो वो भाषण कहलाता है। और भाषण में आप बोलते हैं और दूसरा सुनता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों यंत्र चालित उपकरण। ठीक है, इसका हम कुछ चर्चा करेंगे कि यंत्र चालित उपकरण के द्वारा कम्युनिकेशन कैसे। वर्तमान समय में बच्चों जितने भी मौखिक कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो एडवांस जो है यंत्र चालित उपकरण के द्वारा हो रहा है। जैसे हम रेडियो, टेलीविज़न, इन सब से कोई चीज़ सुनते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं या देखते हैं। टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप में वॉइस एंड वीडियो कॉल, ये सब सारा हमारा जो भी है ना यंत्र चालित उपकरण है। ठीक है, आमने सामने कोई नहीं होगा, दूर से लोग एक दूसरे से अच्छे से बात कर लेंगे। अब बच्चों थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालें इनके मेरिट और डीमेरिट का। इनके जो गुण हैं और दोष हैं, जो बच्चों गुण का मतलब होता है इनकी अच्छाई और दोष का मतलब होता है इनकी बुराई। ठीक है, क्या हो सकता है इसको हम जानें जरा। इसके जो गुण हैं बच्चों, पहले हम उसकी बात करें। यंत्र चालित वाले में सबसे बड़ा जो फायदा है कि समय और धन दोनों बचता है इसमें।
इस कम्युनिकेशन माध्यम में कर्मचारियों पे अधिक नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का हम, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ज़रा दिखाओ तो काम हो रहा है कि नहीं, क्या कर रहे हो, ज़रा हमको देखना, वीडियो कॉल करो, तो वो क्या है ना कि एकदम फंसा रहता है और परफॉर्मेंस संस्था में बढ़ जाता है, अच्छा काम होने लगता है। इस माध्यम से अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक प्रभावी माना जाता है। बच्चों, इस जो यंत्र चालित जो उपकरण है ना, इनसे इनका प्रभाव बहुत पड़ता है। अब कहें किसी को, और दूर से फ़ोन द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जब हम बात करते हैं तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। बच्चों, इस संप्रेषण में हाव भाव, ध्वनि, संकेत, इशारे, ये सब सारी चीज़ों को देखी जा सकती हैं, लेकिन ये सामने नहीं होती हैं, ये दूर से ही लोग। अब फ़ोन पे आपको धमकाना है तो कोई देखेगा तो है नहीं, लेकिन वही वीडियो कॉल पे आप कहेंगे, कोई इशारा करेंगे तो अगला देख सकता है। ठीक है, यह संप्रेषण अधिक स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगले से आप पूछ सकते हैं समझ में आ रहा है नहीं, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं ना। यह संप्रेषण सभाओं, संगोष्ठियों हेतु अत्यंत उपयोगी है बच्चों। हम सभा वभा भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यह संप्रेषण आपसी संबंधों को मजबूत बनाती है। आप किसी से मिलते हैं तो हो सकता है वो बातें ना कर पाएँ, फ़ोन पे कर लें कि अरे सर, सॉरी सर, मैं कुछ बात करना चाह। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इस फ़ायदे में ही हम इसको अगर काउंट करें तो इस संप्रेषण से एक संगठन में स्वस्थ माहौल का मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर निर्माण होता है संस्था में, और उससे लोग काम। अब बच्चों, इसमें थोड़ा ना हम दोष की बात करें कि इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या हो सकते हैं डीमेरिट्स? डीमेरिट्स का मतलब कुछ कमियां, कुछ बुराइयां। ठीक है, इसके दोष को अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको लगेगा कि क्या अंतर है पारस्परिक और यंत्र वाले में। बच्चों, यह संप्रेषण उस स्थिति में संभव नहीं है जब प्रेषक व जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, कि मध्य दूरी हो, मौखिक संचार व्यवस्था उपलब्ध। अगर मान लीजिए ए और बी बहुत दूर पे हैं और कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, तो वहाँ पे व्यवस्था अव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों की, आप जब किसी को लिख के देते हैं या मुंह पे बोलते हैं तो कहता है आप देखिए मेरे पास प्रमाण है, आपने बोला। लेकिन फ़ोन पे आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए, बाद में आप कहेंगे कि क्या प्रमाण है कि मैंने बोला है। ठीक है, तो इसमें आदमी मुकर जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक दूसरे के ऊपर लोग अपनी गलतियों को थोपते हैं और जो ऊपर का अधिकारी है वो बच जाता है इन सब में। तीसरा इसमें बच्चों इम्पॉर्टेंट है कि यह संप्रेषण छोटे व सरल शब्दों के लिए उपयुक्त होता है। अब आपको 1 घंटा बात करना तो आप सामने करेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, न कि फ़ोन पे। इस संप्रेषण में बिना पुष्टि की कोई वैधानिकता नहीं मानी जाती है। अब आप बात कर दिए, लेकिन जाकर उसका फैक्ट चेक नहीं किया आपने, हो सकता हो झूठा ही हो, अफवाह हो। फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसके लिए पुष्टि करना बड़ा ज़रूरी होता है। यह संप्रेषण रिकॉर्ड के अभाव में अधिक दिनों तक याद नहीं रखा जा सकता बच्चों। यह संप्रेषण प्रत्येक स्थिति में समय व धन की बचत नहीं कर सकता है। ठीक है, कई बैठकें, सभाएं, सेमिनार बिना जो है वो समय व धन को बचाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपव्यय हो जाते हैं ऑनलाइन के चक्कर में या फ़ोन जैसे। यह संप्रेषण जो है हम नहीं कह सकते कि हमेशा बहुत ही इसका बड़ा इम्पैक्ट है। ऊपर की चीज़ों को अगर देखें तो मौखिक संप्रेषण में एक भ्रम की स्थिति भी बनती है बच्चों। चीज़ें जो है बहुत स्पष्ट न होने से, जैसे कोई अगर चतुराई कर रहा है, कोई चालाकी करके हमको बुला रहा है, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके हाव भाव तो हमको दिखते नहीं हैं, किस पोजीशन में है, क्या कर रहा है, क्यों बुला रहा है। तो ये सब उनकी चतुराई से अगला बच नहीं पाता है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे दूसरा, अभी तो हमने ओरल देखा, मौखिक कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे लिखित कम्युनिकेशन का। लिखित कम्युनिकेशन बच्चों 2 भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत लिखित और सामूहिक लिखित। मतलब पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन और ग्रुप रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण की।
लिखित संप्रेषण से आशय बच्चों ऐसे संप्रेषण से है या कम्युनिकेशन से है या संचार से है जिसमें सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको और सरल ढंग से समझाने का कोशिश करें तो जो संदेश होता है या जो उनके थॉट्स होते हैं, विचार जो होते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन में लिख करके, एक पेपर पे अच्छे से लिख करके, एक रिपोर्ट तैयार करके, एक कार्यक्रम बना करके हम अगले को अवगत कराते हैं। ठीक है, बस ये इतना ही जानिए आप कि हम उसको विधिवत लिख करके, सोच समझ करके, चिंतन मनन करके करके अच्छे से उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। और ये जो बहुत स्टाइलिश ढंग से ड्राफ्टिंग जो होता है बच्चों, इसमें बड़ा विशेषज्ञता होनी चाहिए। जब आप कोई लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो आपके अंदर एक अलग क्वालिटी आती है, सूझबूझ बढ़ती है, परिपक्वता आपके अंदर आती है, दूरदर्शिता आती है और भाषा का सूक्ष्मतम जानकारी आपको मिलता है अगर आप कोई लिखित कम्युनिकेशन करते हैं तो। लिखित में ही बच्चों पहला जो हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यक्तिगत लिखित कम्युनिकेशन का, मतलब पर्सनल जो लेटर वेटर होते हैं। इसमें बच्चों इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विचारों या जो सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान केवल दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि ए और बी दो हैं, तो ये दो व्यक्तियों के बीच में सूचनाएं आ रही हैं और सूचनाएं जा रही हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ जो बातें हमें ध्यान देनी होती हैं वो है आपसी मामलों पर एक दूसरे को पत्र लिखना। कोई आपसी मामला है इनका इसलिए पत्र लिख रहे हैं क्योंकि दो ही लोग हैं, या हो सकता है कि वो उसको याद दिलाने के लिए पत्र लिख रहे हों अपने मित्र को, या हो सकता है बच्चों की कर्मचारियों की शिकायतों को जानने हेतु कोई शिकायत पेटिका हम रख दें। तब आप देखिए सब जितने वहाँ के कर्मचारी हैं वो व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं और जो अगला उनका कम्युनिकेशन का पर्सन होता है वो मैनेजर हो सकता है हो या वहाँ का मालिक हो। ठीक है, तो दो ही लोगों में होता है कम्युनिकेशन, लेकिन वो ऐसा भी स्वरूप होता है कि लोग शिकायत पेटिका रख के उसमें लोगों का सुझाव जानते हैं। संस्था की भलाई से संबंधित सुझाव आमंत्रित करने हेतु शिकायत पेटिका भी हो सकती है कि भाई आप नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, आप डर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप ना चुपचाप एक ठो हमारे बॉक्स में लेटर लिख के डाल दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, तो हम उसको उसी हिसाब से सुधार अगर ज़रूरत होगी तो करेंगे। दूसरा है बच्चों सामूहिक लिखित संप्रेषण। ग्रुप को जब आप कोई लेटर लिखते हैं या कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो ये क्या होता है, इसको समझने का कोशिश करें। सामूहिक लिखित संप्रेषण में बच्चों सूचनाएं जो होती हैं उस संस्था में कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको लिखित रूप में दी जाती है। जैसे अगर कर्मचारी को प्रोस्पेक्टस चाहिए, कंपनी का नियम चाहिए, तो वो उसको दे देता है प्रिंट आउट करवा के, या प्रिंटेड रहता ही है। ठीक है, एक ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ। ग्रुप रिटेन कम्युनिकेशन, जैसे आपको कुछ बताना है तो आप अपना किताब ही दे दिए, भैया पढ़ो मेरे बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जानो। कुछ पत्रिकाएं होती हैं, बुलेटिन होता है, कुछ नोटिस होते हैं बच्चों, संस्था में नोटिस लोग चिपका देंगे, अगले की जिम्मेदारी है वो पढ़े समझे। कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो भी कम्युनिकेशन का काम करते हैं लिखित रूप से। और जो मतलब कहने का है कि जो भी आपकी सूचना है ना, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं उसको बहुत लोग देखें। जैसे नोटिस बोर्ड है, किसी एक के लिए तो आप बनाएंगे नहीं, जो संस्था में काम कर रहा है सब लोग देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी काम इसमें होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, वो संस्था के या संगठन को दिमाग में रख करके होता है। बच्चों जो इस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं इसमें भी बड़ा शुद्धता की ज़रूरत होती है। जब आप लिखते हैं उसमें कोई गलती ना हो, सोच समझ कर निर्णय लें लिखने का, और इसे बार बार पढ़ा देखा और दोहराया जाता है। जब आप कोई चीज़ इस तरह का लिखित देते हैं तो एक बार लोग, दो बार, तीन बार, जब मन करेगा तो आपका वो लेटर निकाल के वो आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें फ़ायदे बहुत हैं बच्चों, क्योंकि इसमें विवादों को निपटाने के लिए दो पक्ष का मान लीजिए लड़ाई है, अपना नोटिस लगा दिया, वो देख के अपना समझ जाएंगे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कुछ कमियां भी होती हैं। तो कमियों में हम देखें कि यह बहुत कॉस्टली प्रणाली है। जैसे आपको कोई मैसेज देना है तो आप चलिए टाइप करवाइए उसको, उसको बुक बाइंडिंग उसको फाइल में रखिए, है ना। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। पत्रों के आवागमन में अधिक समय लग सकता है। अगर आप लिखित रूप से देना चाहें तो थोड़ा सा, अब फ़ोन पे बात करना है आप तुरंत तो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन चिट्ठी लिखेंगे किसी को तो 10 दिन बाद मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। भ्रम या आशंका का निवारण जो है उसको दूर करने में बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि चिट्ठी आएगी तब ना आप सफाई देंगे। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जो लोग हैं उनको वो हतोत्साहित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी की तारीफ करना चाह रहे हैं और तारीफ जब होना चाहिए होना हो के 10 दिन बाद होता है, तो उसको उसको जो है बहुत निराशा हाथ लगती है। अब बच्चों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब सांकेतिक भाषा। सांकेतिक संप्रेषण या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसी संप्रेषण प्रक्रिया को हम शामिल करते हैं जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति में विचारों का आदान प्रदान होता है। बच्चों यहाँ न तो हम बोलेंगे न तो लिखेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ संकेत का यूज करेंगे। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को अगर पहुंचाना चाहे तो इशारों हाव भाव से भी अपनी बात कर सकता है। ठीक है। और उसको सूचना को प्राप्त करने वाला समझ भी लेता है। ये देखिए, उसका जो हाव भाव है उसको समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी हमको। चिन्हों के प्रयोग द्वारा अगर हम कोई उदाहरण लें, जैसे कि ट्रैफिक लाइट, कोई सायरन बजने लगा, जैसे कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो आप समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी है। फ़ोन की घंटी वगैरह बजता है तो हमको लगता है कि विशेष फ़ोन ही आ रहा है। ऐसी शारीरिक भाषा को, जैसे आप हाथ मिलाते हैं किसी से, सिर हिला देते हैं, नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, अंगूठा दिखाते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक के लिए उंगली दिखाना, उंगली भी हम दिखाते हैं, 2 उंगली दिखाया आपने बीन बीन। मुस्कुराना, आपने हंस दिया सिर्फ, वो भी एक भाषा है। जोर से हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, ताली बजाना, ये सब सारी चीज़ें जो है सांकेतिक कम्युनिकेशन का हिस्सा होती हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बच्चों, सांकेतिक भाषा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे अभी आपने बताया ना कि हम हाथ हिला के एस या नो, सर हिला के एस या नो, वैसे बच्चों इसमें होता क्या है कि हम एक तो अपनी सूचना को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा जो है अपना बातचीत का फ्लो नियंत्रित करते हैं। हम ज़्यादा बोलने में बिलीव नहीं का, हमें कुछ सूचना देनी है हम एक साइन बना के दे देंगे, चलो वो आपको समझना है आप समझिए, हम मान के चलेंगे कि आप विद्वान हैं। ठीक है। भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी भावनाएं, जैसे आप देखते होंगे कि लोग आजकल अच्छे के लिए कुछ ऐसा सिंबल बना देंगे कि आप उसको देख के समझ जाएंगे। ठीक है। जैसे गुड के लिए कोई सिंबल बना दिया, हंसी के लिए कोई बना दिया, ठीक है, रोने के लिए आँख बना दिया और आँख से आंसू गिरा रहे हैं, अगला समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। वैसे ही बहुत अच्छे आप हैं तो दिल का सिंबल बना दिया, ठीक, कि जो है बहुत आई लाइक। ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों क्या है कि हमको उसको देख कर के ही हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों हम कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या सांकेतिक भाषा का कुछ लाभ अगर हम देखें तो 5 मुख्य रूप से लाभ हमको देखने को मिलता है इसमें। जैसे विश्वसनीय, मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब सस्ता, व्यक्तिगत प्रभाव, शीघ्रता, स्पष्टीकरण, ये जो 5 हैं पॉइंट्स, इनको हम महत्वपूर्ण लाभ में रख सकते हैं। अब जैसे पहला है विश्वसनीय। बच्चों विश्वसनीय का मतलब होता है कि सूचना की विश्वसनीयता, व्यक्ति के हाव भाव व शारीरिक मुद्रा द्वारा सूचना देने वालों की भावनाओं को आसानी से आप समझ सकते हैं। शारीरिक भाषा, शाब्दिक भाषा अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय होते हैं बच्चों। दूसरा है मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब अभी हमने आपको बताया कि इस तरह के संदेश भेजने में आपके बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं।
एक ठो आप सिंबल, एक ठो आप रूल्स का फोटो लगा दीजिए, वो काफ़ी है उनको समझने के लिए। व्यक्तिगत प्रभाव को अगर हम देखें तो संदेश वाहक के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो कम्युनिकेशन प्रभावी, आप कह सकते हैं कि इतना प्रभावशाली कम्युनिकेशन था। ठीक है, बस आपने फ़ोटो बना दिया, से दाहिने जाना है, वो बहुत प्रभावित होगा कि यार नहीं बनाता तो हमें बड़ी असुविधा होती। चौथा पॉइंट है बच्चों शीघ्रता। ठीक है, शीघ्रता का मतलब है कि जब संदेश हम किसी को देते हैं तो अगला कितना जल्दी उसको समझ जाता है। ठीक है, जब हम कोई सिंबल बनाएंगे या कोई संकेत बनाएंगे तो व्यक्ति को तुरंत वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, जानने की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनती है। अब बच्चों पांचवा पॉइंट है इसमें स्पष्टीकरण में सहायक। ठीक है, ये हम उसके लाभ को देख रहे हैं नॉन वर्बल के। जो सिंबल आप कहीं बनाते हैं, जो संकेत कहीं बनाते हैं, ठीक है, उसका एक बड़ा अर्थ होता है, वो बहुत बड़े मैसेज को अपने अंदर समाहित करता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, भावनाएं शामिल होती हैं, ठीक है, मनोवृत्त शामिल होता है। तो इन सब चीज़ों को हम एक पिक्चर, छोटे से चिन्ह को देख करके पूरा समझ जाते हैं बात को, तो ये स्पष्टीकरण करने में हम कहेंगे कि सहायक है। और आप किसी को ला के समझा भी सकते हैं, क्या ये देखिए वो जो एरो बना है या जो सूचना दी जा रही है वो कैसे सही है, मतलब आप अगले को स्पष्टीकरण दे सकते हैं। बच्चों कुछ हर एक चीज़ में हानियाँ, थोड़ी सी लॉस, थोड़ा सा सीमाएं उसकी होती हैं, तो दोष होते हैं। तो अगर हम दोष की बात करें इसके, तो इसमें बच्चों कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि गोपनीयता। ठीक है, गोपनीयता, गलत अर्थ निकाल लेना, पक्षकारों को आमने सामने की उपस्थिति, प्रमाणों का अभाव होता है वहाँ पे, संक्षिप्त संदेश ही उपयुक्त हो सकते हैं क्या। छठवां है बच्चों पूर्व घटनाओं व विचारों के संचार में अनुपयुक्त। अब इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हम अगर देखें कि गोपनीयता का अभाव कैसे होता है बच्चों। ठीक है, गोपनीयता के अभाव से यहाँ पे आशय है कि जब आप कोई संकेत के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझाते हैं तो अगला तो देखता ही है, उसके अगल बगल के लोग भी देखते हैं कि आप क्या उसको इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्राइवेसी रह नहीं जाती। जैसे आप किसी से कह रहे हैं चलना है, दूर से आपने अपना सर हिलाया चलना है, तो अगला जवाब देगा तो आपको भी लोग देखेंगे, उसको भी देखेंगे, तो सब लोग जान गए कि देखो ये चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, या घर जाने के लिए कह रहे हैं। गलत अर्थापन की संभावना, जब आप कोई चीज़ संदेश संकेत कुछ लगाते हैं तो कुछ गलतफहमी भी हो सकती है कि ये तो यार ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है। पक्षकारों की उपस्थिति का अभाव, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप गलत बता रहे हैं, सही बताइए। वो सिंबल लगा है, संकेत लगा है, आप उससे बात थोड़ी नहीं कर पाएंगे। आप उस जो कहना चाह रहा है उस संकेत से हम पकड़ लेंगे और हम ऐसा करेंगे। तो इसमें दूसरा जो पक्षकार होता है वहाँ पे अनुपस्थिति जैसा ही स्थिति होती है। प्रमाणों का अभाव, ये हमने भी बताया आपको कि कोई ऐसा नहीं जो आप बना दिए उसका कोई प्रमाण है, किस आधार पे आपने बनाया कोई संकेत, वो आपका दिमाग था अगले को समझाने के लिए, कोई उसका प्रमाण नहीं है। संक्षिप्त संदेशों में ही उपयुक्त कैसे होता है, छोटे छोटे मैसेज के लिए ही उपयुक्त होता है। केवल जैसे आप कोई संकेत बनाया आपने तो बहुत बड़ी बात उसमें नहीं आएगी। जैसे अभी हमने कहा ना कि दाएं मुड़ने के लिए लेफ्ट मुड़ेगा, नो पार्किंग के लिए पी लिख के क्रॉस कर देगा, पार्किंग के लिए पी लिख देगा। तो ये सब बस बहुत छोटा छोटा, करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, मतलब एस या नो टाइप का इनका संदेश होता है। और लास्ट है बच्चों पूर्व घटनाओं और विचारों का जरूरी नहीं है कि जो आप आइकन दे रहे हैं उससे उसका मैचिंग हो। ठीक है, संप्रेषण में पूर्व की जो भी घटना हुई है
वो जरूरी नहीं है कि वर्तमान संप्रेषण में भी उसका पुनरावृत्ति हो, वो दोहराया जाए या उसको लोग माने। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक जो आता है वो आता है निष्कर्ष का, कि ओवरऑल जो भी हमने देखा उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है ना, वर्बल नॉन वर्बल का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सुविधाओं के बावजूद, ढेर सारी सुविधाएं हैं, सबके बावजूद भी जो सुविधा लिखित संप्रेषण में हो, मौखिक संप्रेषण में हो, या इसमें हो उसमें ना हो, मौखिक में हो लिखित में ना हो, लिखित में हो मौखिक, तो ये दोनों चीज़ें दोनों में पाई जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राफ्टिंग करना, लिखित में आप ड्राफ्टिंग करते हैं ना, एक तैयार करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो एक कला है। और एक कला जरूरी नहीं कि सबको आता है या सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें ड्राफ्टिंग की का विषय जो है उसमें बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत होती है, मिच्योरिटी परिपक्वता की ज़रूरत होती है, दूरदर्शिता की ज़रूरत होती है, भाषा का कौन सा चयन करें, छोटी सी भाषा बड़े मैसेज को देने के लिए एक छोटा सा आप तैयार कर रहे हैं सिंबल, उसकी आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ गोपनीयता, कुछ सिक्रेसी है उसको भी आपको ध्यान देना होता है, गलतफहमियों को भी ध्यान में देना होता है। ठीक है, तो सभी को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि जो उचित माध्यम हो, मध्यम वर्ग का रास्ता हो, कुछ हम वर्बल कुछ नॉन वर्बल, ठीक है, कुछ मौखिक कुछ अमौखिक, हम जो भी हमको उचित लगे उसका एक कम्बिनेशन बना के, जरूरी नहीं कि हम मौखिक संप्रेषण को या लिखित संप्रेषण को ही लेके चले, दोनों का भी मिक्स रूप हो सकता है। तो बच्चों आज हमने जो है लगभग बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास किया, उदाहरण के द्वारा भी। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।